नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और भारतीय इतिहास के एक बहुत ही फैसिनेटिंग दौर को समझते हैं। एक ऐसा दौर जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया, दिल्ली सल्तनत। और हाँ, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये टॉपिक तो समझ लीजिए कि बहुत ही जरूरी है। तो शुरू किया जाए। 320 साल, जरा सोचिए ये कितना लंबा समय होता है। मतलब 3 सदियों से भी ज्यादा। इतने वक्त तक दिल्ली से एक के बाद एक डायनेस्टीज ने भारतीय सबकॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत चलाई और एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और देखिए, इस लंबे दौर में 5 अलग-अलग राजवंश आए और गए। गुलामों से सुल्तान बने शासकों से लेकर बड़े-बड़े सुधारकों तक, हर किसी ने अपनी एक अलग कहानी लिखी और अपनी एक खास छाप छोड़ी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स और उनके टाइम को जानना होगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन 5 डायनेस्टीज पर जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की कहानी को शेप दिया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1206 में गुलाम वंश से। फिर आते हैं खिलजी, तुगलक और सैयद वंश। और इसका अंत होता है 1526 में लोधी वंश के साथ। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पावर एक हाथ से दूसरे हाथ में कैसे गई और सल्तनत समय के साथ कैसे कैसे बदली। इन डायनेस्टीज में कुछ बहुत ही दिलचस्प पर्सनालिटीज थीं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार की नींव रखी। फिर इल्तुतमिश, जिन्होंने इक्ता जैसा क्लेवर सिस्टम शुरू किया। और हाँ, रजिया बेगम को कैसे भूल सकते हैं। पुरुषों की दुनिया में दिल्ली की पहली और अकेली महिला सुल्तान बनकर उन्होंने तो इतिहास ही रच दिया। बलबन ने एडमिनिस्ट्रेशन को लोहे के हाथों से मजबूत किया और बहलोल लोधी ने सल्तनत के आखिरी चैप्टर की शुरुआत की। तो सवाल ये उठता है कि सुल्तानों ने इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे? आखिर उनकी कामयाबी का राज क्या था? चलिए उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करती थी। सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, आप समझिए, आज की सरकारों की तरह ही काफी हद तक डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ था। सोचिए, उनके पास एक फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी दीवाने वजारत थी, एक डिफेंस मिनिस्ट्री यानी दीवाने अर्ज थी, एक कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो थी दीवाने इंशा, और यहां तक कि एक फॉरेन मिनिस्ट्री भी थी जिसे दीवाने रिसालत कहते थे। यह दिखाता है कि उनका सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस था। अच्छा, अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे स्मार्ट हिस्से पर, इक्ता सिस्टम। ये कमाल का आइडिया था। देखिए, सुल्तान अपने अधिकारियों को सैलरी में कैश नहीं देते थे। इसके बजाय वो उन्हें एक जमीन का टुकड़ा, मतलब इक्ता, देकर कहते थे, ठीक है, यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करो, अपनी सैलरी रखो और जो बचा है वो शाही खजाने में जमा करा दो। कितना ब्रिलियंट था। इससे 2 काम हुए, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्मूथली चला और अधिकारी भी सुल्तान के लॉयल बने रहे। अरे शानदार सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप किसने दिया? वो थे सुल्तान इल्तुतमिश। ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये वो शख्स थे जिन्होंने सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी थी। हर कहानी में कुछ हीरो कैरेक्टर्स होते हैं। दिल्ली सल्तनत में वो थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। एक जमीनी हकीकत से जुड़ा सख्त प्रशासक, तो दूसरा अपने वक्त से बहुत आगे सोचने वाला विजनरी। चलिए देखते हैं कि इन दोनों ने सल्तनत को कैसे बदला। यहां हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग स्टाइल देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी, पूरी तरह से प्रैक्टिकल। उन्होंने चीजों के दाम कंट्रोल करने के लिए मार्केट पर शिकंजा कस दिया, करप्शन रोकने के लिए सेना में दाग और हुलिया जैसे सिस्टम शुरू किए। दूसरी तरफ थे मोहम्मद बिन तुगलक, एक ड्रीमर। उनके आइडियाज बहुत रेवोल्यूशनरी थे, जैसे कैपिटल बदलना या टोकन करेंसी चलाना, लेकिन वो अक्सर जमीनी हकीकत पर फेल हो गए। खिलजी के रेवेन्यू रिफॉर्म्स के पीछे एक बहुत ही क्लेवर सोच थी। उन्होंने सोचा, ये विद्रोह होते क्यों हैं? जवाब मिला, जब अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसा और पावर आ जाती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधा उपज पर 50% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया, और वो भी कैश में नहीं बल्कि अनाज के रूप में। इसका नतीजा, अमीरों की तिजोरियां खाली और विद्रोह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और ये एक लाइन मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी कहानी बता देती है। उनके पास ब्रिलियंट आइडियाज थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अक्सर ये भूल जाते थे कि उन आइडियाज को लागू करने के लिए जमीनी हकीकत और लोगों की तैयारी भी उतनी ही जरूरी होती है। तो आखिर सल्तनत ने हमें विरासत में क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के अलावा उनकी एक ऐसी लेगेसी है जिसे हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका शानदार आर्किटेक्चर। सल्तनत काल में आर्किटेक्चर में एक रेवोल्यूशन आया। इसे कहते हैं इंडो इस्लामिक स्टाइल।
इसे ऐसे समझिए कि दो अलग अलग कल्चर मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं। भारतीय कारीगरों की सीधी रेखाओं वाली ट्रेबिएट स्टाइल और सेंट्रल एशिया से आई घुमावदार मेहराबों और गुंबदों वाली आर्क्यूएट स्टाइल का एक इतना खूबसूरत संगम हुआ कि एक बिल्कुल नई आर्ट फॉर्म ने जन्म लिया। तो इस नई स्टाइल की पहचान क्या थी? ऊंचे ऊंचे गुंबद, खूबसूरत नक्काशी वाले मेहराब और बुलंद मीनारें। अब दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियों की जगह कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और कूफी लिपि में लिखी कुरान की आयतों का इस्तेमाल होने लगा। ये एक बिल्कुल नया विजुअल था जो पहले भारत में कभी नहीं देखा गया था। सजावट की एक और खास टेक्निक थी अरेबेस्क। इसमें होता क्या था कि कलाकार फूलों और पत्तियों की नाजुक बेलों को सुंदर कैलीग्राफी के साथ ऐसे मिलाते थे कि एक बहुत ही डिटेल्ड और अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनता था। ये सच में इंडो इस्लामिक आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है। तो जब हम दिल्ली सल्तनत को एक साथ देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? उन्होंने हमें सिर्फ एक मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति की भी शुरुआत की जिसमें भारतीय और इस्लामी ट्रेडिशंस घुल मिल गईं। और इसका असर आज भी हमारे समाज, हमारी कला और हमारी भाषा पर साफ दिखाई देता है। तो इस पूरे एनालिसिस से कौन सी बातें याद रखनी है? 4 मेन पॉइंट्स। पहला, ये 320 साल का एक लंबा और पावरफुल शासन था। दूसरा, उन्होंने इक्ता जैसे सिस्टम्स के साथ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। तीसरा, खिलजी और तुगलक जैसे शासकों ने बड़े और बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए जिनसे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और चौथा, उन्होंने हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक अनमोल विरासत दी। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत ने वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल फाउंडेशन तैयार की जिसका इस्तेमाल करके मुगलों ने हिंदुस्तान में अब तक का सबसे शानदार साम्राज्य खड़ा किया? इस पर सोचिएगा जरूर।